Assalamu alaikum. This is the part 2 of the lecture Introduction to Environmental Science, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे environmental history के बाद. नेक्स्ट अब हम scope of environmental studies से हम part 2 of this video हम start करेंगे. So next point is scope of environmental studies. यानी बेसिकली जो environmental science को हम study कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, या उसकी इन्वायरमेंट के लिहाज से मतलब हमें ये सब स्टडी करना है. तो उस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को जो है ये स्लाइड जो है वो डिस्कस कर रही है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. अगर आपको अपनी फर्दर अपनी लाइफ की, अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिवली अगर आपको अपनी सोसाइटी की, अपनी डेवलपमेंट की फिक्र है, अगर आपको अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना है और अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से आप हल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर ज़रूरियात और डेवलपमेंट के साथ गुजारना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रोग्रेशन पे, उसकी तरक्की पे ध्यान देंगे और और आप अपने इन्वायरमेंट को डैमेज करते जाएंगे, आप और एक वक्त आएगा कि आपका वो इन्वायरमेंट इस कदर डैमेज हो चुका होगा कि आप मजीद अपनी प्रोग्रेस करने के काबिल नहीं रहेंगे. सो अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिवली अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सिविलाइजेशन के लिए आपको इन्वायरमेंटल पे फोकस करने की ज़रूरत है. तो इन्वायरमेंट पे फोकस करने के लिए आपको ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं, जो सब्जेक्ट है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत होगी. एंड नेक्स्ट बेसिकली जो इन्वायरमेंटल साइंसेज या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं. एक तो फूड चेन को और एक इकोलॉजिकल बैलेंस को. दोनों जो हैं ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, यानी किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के लिए फूड पर डिपेंड करते हैं, वो एक फूड चेन है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम एनिमल और प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए. हम वेजिटेबल्स लेते हैं प्लांट से, हम अपनी मिल्क, एग, मीट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं हम एनिमल्स के थ्रू. और इसी तरह एनिमल्स अपनी नीड पूरी करते हैं, अपनी खुराक किस तरह से लेते हैं, वो अपने से जो कम ताकतवर, कम पावरफुल जानवर होंगे वो अपने जैसे दूसरे जानवरों को खाएंगे या वो प्लांट को ही एज अ फूड यूज करेंगे. और प्लांट अपना फूड कैसे ले रहा है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सोलर एनर्जी, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है. तो ये जो सब डिपेंडेंसी है ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के लिहाज से, कि वो फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो ये फूड चेन है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह लिविंग बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब जो लिविंग थिंग्स है वो किस तरह एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड करती हैं. और इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है कि नेचर में जो आपके पास तमाम क्योंकि जो फूड चेन भी है वो भी एक बैलेंस के थ्रू वर्क कर रही है. तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की पॉपुलेशन, उनका हैबिटेट, ये सब चीज़ें वो जहाँ रह रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट, उनके टेम्परेचर, उन्हें किस तरह के टेम्परेचर में वो सरवाइव कर सकते हैं, किस तरह की उन्हें फूड चाहिए, तो ये सब जो है इकोलॉजिकल बैलेंस में आता है, जिसमें आप तमाम स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, उनके बैलेंस को डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस है और अपनी परफेक्ट वे में वो काम कर रही है. तो ये सब भी इन्वायरमेंटल स्टडीज में इंक्लूड है. इसके अलावा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट हाउ द इन्वायरमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ लिविंग एंड फॉर प्रमोटिंग अ मटेरियल कल्चर. यानी हमें अपनी प्रोग्रेस तो करनी है, हमें इंडस्ट्रीज को, मटेरियलिस्टिक होकर हम सोचते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को हमें प्रोग्रेस करना है, हमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो इन्वायरमेंटल साइंसेज हेल्प करते हैं कि आपने अपनी एनवायरनमेंट पे भी फोकस करना है. आपने अपनी प्रोग्रेस में इन्वायरमेंट को नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि उसको भी समझना है और उसको भी फर्दर बेहतर बनाना है अपनी लिविंग के लिए. और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली आपको नेचर के बारे में, आपको मज़ीद नेचर के करीब करेंगी, उसकी इम्पोर्टेंस का बताएंगी कि अगर आपको सर्वाइव करना है इस इन्वायरमेंट में तो आपको आप चाहते हैं, क्योंकि आपने इसी एयर में ब्रीथ करना है, आपने इसी लैंड पर अपनी लाइफ एग्जिस्ट करनी है, इसी स्फीयर में आपने रहना है. तो उस सब के लिए अगर आपका इन्वायरमेंट क्लीन होगा, साफ होगा, सस्टेनेबल होगा, तो ही आप उसमें
अच्छे से सरवाइव कर सकेंगे। तो आपको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस का पता होगा तो आप अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखेंगे, उस पर फोकस भी करेंगे और उसको डैमेज करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। It generates concern for the changing environment in a systematic manner for the future as well as the immediate welfare of mankind. अगर हम अपने environment को change भी कर रहे हैं तो वो चेंज एक सिस्टमैटिक मैनर में करें, यानी इस तरह कि वो हमें इन्वायरमेंट जो है वो लंबे अरसे तक हमें उसके अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या एक बेहतर फॉर्म में हमें मुयस्सर रहे, हमारी आने वाली जो जनरेशन हैं उन तक भी। और उसमें जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं उनको या उनके जो नुकसानात जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करें। जो भी इम्पैक्ट आए नेगेटिव इम्पैक्ट उनको ख़त्म करने की कोशिश करें या उन्हें कम करने की, एटलीस्ट अगर आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते तो उन्हें कम करने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली ये सब एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने इधर रहना है तो ऑब्वियसली ये मैन काइंड ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर बेटरमेंट के लिए ही है। रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट, एनवायरमेंटल स्टडीज, जब आप एनवायरमेंटल साइंसेस पे और एनवायरमेंटल स्टडीज पे फोकस करते हैं तो ये उसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये भी आपको बताती है कि आपने जो जिस तरह के भी वर्क एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, आपने रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट पर फोकस करना है। रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट क्या है कि आपने कभी भी किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपने काम करने से पहले ये देखना है कि मेरी जो एक्टिविटीज हैं वो एनवायरनमेंट को डैमेज तो नहीं कर रही। आप ये असेस करें, आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर मैं कहीं जो है मैं अगर अपने जो वेस्ट है उसको मैं आग लगा रहा हूँ, उसे बर्न कर रहा हूँ, तो क्या इससे कोई अगर मैं बंद करूंगा इसे तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा आसपास की जो पॉपुलेशन है, मैं किस एरिया में इसे बंद करूं। तो ये असेसमेंट कि आप इसे किसी दूर के इलाके में ले जाकर आप बंद करें ताकि जहां पर आसपास की पॉपुलेशन ना हो, क्योंकि ये कोई पोल्यूशन रिलीज करेगा, या मैं इसे जलाऊं ही ना बल्कि इसका कोई और मैं तरीका ढूंढूं इसको वेस्ट को जाया करने का। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपके पास असेसमेंट में आती हैं, एनालिसिस में आती हैं कि आप पहले से ही जो आपको होने वाली जो अगर आपकी एक्टिविटीज से जो होने वाले नुकसानात हैं आप उन पर पहले ही फोकस कर लें और उनको कम से कम करने की कोशिश करें। It directs attention towards population explosion, exhaustion of natural resources, and pollution of environment and throws light on solutions. इसके अलावा जो है आपको जो environmental sciences and environmental studies हैं वो आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिवेंट करने पर, उनको वाइजली यूज़ करने पर फोकस करती हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज को गैर मियारी इस्तेमाल नहीं करना, उन्हें आप इस्तेमाल करें। तो ये नहीं है कि अगर आप उसको जो 100% आपके पास अगर कोई अवेलेबल है 100 ग्राम, सपोज आपके पास कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आप उस 100 ग्राम में से आप 20 ग्राम ज़ाया करें और आप सिर्फ 80 ग्राम यूज़ करें। अगर आप अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करेंगे, उसे हैंडल प्रिसाइजली करेंगे तो आपका रिसोर्स जो है वो मजबूत रहेगा, लंबे अरसे तक आपके पास प्रेजेंट रहेगा। और इसी तरह जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो इसकी तरफ आपको जो है वो फोकस करवाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन होगी इन्वायरमेंट को यूज़ करने वाली जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें इजाफा होगा और इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉयटेशन में इजाफा होगा। और हर क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपके रिसोर्सेज का यूज़ भी बढ़ेगा, रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ेगा तो पोल्यूशन में जो इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन है वो भी आपके पास इंक्रीज हो सकती है। और फिर आपको ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंटल स्टडीज हैं बेसिकली वो इन्हीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट होती है, जो प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्रिएट होती हैं, बेसिकली इन्वायरमेंटल स्टडीज फिर उन्हीं सॉल्यूशंस पर फोकस करने के लिए आपको इम्पोर्टेंस की तरफ उसका आपको बताती हैं कि अब आपने इन 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 जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं इनको अब आपने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है ताकि अब आप अपने सर्वाइवल के लिए आप अच्छा एक एनवायरनमेंट जो है बाद में छोड़ के जाए। Environmental science और environmental studies is an interdisciplinary field, यानी इसमें बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरी फील्ड्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे अगर आप कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें मैथ की कोई टर्म इन्वॉल्व होती है या मैथ का कोई क्वेश्चन, मैथ की कोई इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। तो आपको ये समझते हैं कि फिजिक्स आप अकेली फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, आपको उसमें मैथ की भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है।
इसी तरह जो इन्वायरमेंटल साइंसेज है उसमें आपको बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस तरह हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, इकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियोनोग्राफी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये सब जो है ये डिफरेंट आपके पास ब्रांचेस हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, और ये सब मिलकर जो है ये इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंसेस को जो है उससे रिलेटेड है। वो किस तरह उससे रिलेटेड है, अगर हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या है, उसमें अगर हम देखें कि our community decides to use coal for electricity as it is the cheapest source available। कि अगर कोई कम्युनिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल को यूज करती है कि हम एज अ रिसोर्स जो है कोल के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इससे जो एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो चीपेस्ट रिसोर्स होगा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं, इस केस में आप इकोनॉमी देख रहे हैं कि आपके पास फाइनेंशियल पावर्स आपके पास कम से कम इस्तेमाल हो। तो इस तरह से ये एक फील्ड इन्वॉल्व है। द कोल मस्ट बी माइंड फ्रॉम अंडर द सॉइल। अब कोल अब आपके पास ऊपर तो नहीं पड़ा आपके पास, अब आपको जमीन के नीचे से उसको माइनिंग प्रोसेस के थ्रू उसको निकालना है। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें आपको उसे सॉइल के नीचे से उसे निकालना है, उसे माइन करना है, वो जियोलॉजी की उसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, उसमें जियोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेंगे। द कोल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द पॉपुलेशन सेंटर बाय रोड और रेल। अब कोल जो आपके पास आपने एक क्योंकि ऑब्वियसली वो एक दूर दराज इलाके में मौजूद होगा, अब आपको उस कोल को ट्रांसपोर्ट करना है उस एरिया में जहां पर अब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया है, अब वहां पर आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए या तो आप बाय रोड कोल को ट्रांसपोर्ट करेंगे या आप रेल के थ्रू करेंगे। तो ये जो रोड रेल के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। Next, when it is burned at a power plant, air pollution is released. Some of that pollution is converted to acid in the atmosphere. जब भी आप कोल को पावर प्लांट में बर्न करते हैं, जलाते हैं, कोई ना कोई पोल्यूटेंट टॉक्सिक केमिकल्स वो एनवायरनमेंट में, एयर में वो रिलीज करता है। और जब वो इनको एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है तो वो क्योंकि केमिकल से रिलेटेड पॉइंट है इसलिए उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और ये जो पोल्यूशन है जो कि एनवायरनमेंट में वो केमिकल्स रिलीज करेगा, जब बारिश होगी वो उसके साथ बनेगा तो वो एटमॉस्फेयर को मजीद डैमेज करेगा और एसिड रेन का बायस बनेगा। तो जो एसिड रेन होगी जब वो डाउनविंड आपके पास अर्थ पे फॉल करेगी, उसमें जो है अब मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट उसमें अपना परफॉर्मेंस करेगा। मीटेरोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यही डिपार्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उसमें उस डिपार्टमेंट का रोल होगा। एसिड स्ट्रेसेस प्लांट्स बाय इफेक्टिंग देयर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जब एसिड रेन होगी तो ऑब्वियसली जो यहाँ के जो ग्रीन लैंड होगी, प्लांट्स होंगे, वो उनको इफेक्ट करेगी, उनको जला देगी। तो उस केस में इकोलॉजी डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करेगा। लॉज आर पास रिक्वायरिंग द प्लांट टू इंस्टॉल पोल्यूशन स्क्रबर्स। अब ये सब जो पोल्यूशन रिलीज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि आप कोल को जला रहे हो। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह का लॉ पास करेंगे कि वो पावर प्लांट के जो ओनर्स हैं उनको कहेंगे कि आपने क्या करना है, पावर प्लांट में एक स्क्रबर भी इम्पोज करना है, एक इम्प्लांट करना है स्क्रबर। स्क्रबर क्या है, वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो कि जो टॉक्सिक केमिकल हैं उन्हें लेस टॉक्सिक, लेस हार्मफुल बनाकर एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, ताकि वो एसिड रेन या किसी भी दूसरे नुकसान का बाइस ना बन सके। तो इसमें जो लॉज जो आपके पास लॉज पास कराने का, ये कोई पॉलिसी, इन्वायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करवाने का जो काम है वो आपके पास पॉलिटिशियंस के पास है। सो बेसिकली और ये जो सारी आपके पास स्टेप है ये इन्वायरमेंटल साइंसेज में आप ये सब पढ़ते हैं कि आपने उससे जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है आपने उसको स्टडी करना है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपके इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के थ्रू आपके पास पहुंचती हैं, क्योंकि इसमें कोई एक भी डिपार्टमेंट सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक ही कोई पर्सन या एक ही डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करता है, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेज और इन्वायरमेंटल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल साइंस जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत फोकस करता है। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या है? सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इज बेसिकली is that in which human can continue to exist indefinitely with a high standard of living and health, कि जिस इस तरह का environment जिसमें आपको अपनी लिविंग आप हाई स्टैंडर्ड के साथ मेंटेन कर सकें, और कोई भी जो आपके पास एक्टिविटीज हैं, आपकी जो प्रोग्रेस है या डेवलपमेंट है, वो आपकी वे ऑफ लिविंग को डिस्टर्ब ना करे, आपकी हेल्थ को डिटीरियोरेट ना करे, तो वो एक सस्टेनेबल वर्ल्ड होगा। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी एक एबिलिटी है आपके पास एनवायरनमेंट की, कि वो विदाउट बिना किसी चेंज के, बिना किसी डिक्लाइन के, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो सॉइल, वाटर, एयर और इसी तरह के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, वो मेंटेन रखें, और ताकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को हाई रखें और उन्हें कोई चीज़ पे कंप्रोमाइज ना करना पड़े। सो सस्टेनेबिलिटी में जो ह्यूमन है, उन्हें अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरह यूज करना है कि वो उन्हें वो प्रिसाइजली और वाइजली यूज करें, और ताकि वो कम ना हो, उनकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास जो आने वाली जनरेशन हैं, फ्यूचर जनरेशन हैं, वो उन तक अवेलेबल रहे, और अपनी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन हैं उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सस्टेनेबिलिटी अभी हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन या मेजर कॉन्सेप्ट देखा है। फर्दर हम बाद में कुछ वीक्स के बाद हम एक कॉन्सेप्ट बेसिकली पूरा सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल उसे भी स्टडी करेंगे। अगर अगर हम देखें कि बेसिकली इन टुडेज वर्ल्ड बेसिक जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हमारे पास हैं बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट आपके पास इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इनका हमें सामना करना पड़ रहा है। बायोडाइवर्सिटी यानी हमारी जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट कर रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट, उनका क्लाइमेट, उनका टेम्परेचर, उनका हैबिटेट, उनकी फूड बैलेंस, उनका सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपके पास जो स्पीशीज हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हैं, एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज हैं, वो एक्सटिंक्ट कर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। और आप डिफॉरेस्टेशन करें अपने पर्पसेस के लिए। सपोज अगर एक जगह पे ग्रीन लैंड है, तो आप उस ग्रीन लैंड को ख़त्म करके, क्योंकि अब आपने वहाँ पर एक हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, तो अब आप उस ग्रीन लैंड को ख़त्म कर रहे हैं। या आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं अपनी वुड की, लकड़ी की जो डिमांड है, नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, और दोबारा से नए दरख्त या प्लांट्स लगाने की तरफ हमारा फोकस नहीं है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो बहुत सारे हमारे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का भी बाइस बन रहा है, और ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज है। वाटर वाटर जो एक इशू है, वाटर इशू एक तो उसकी स्कार्सिटी के लिहाज से भी है, यानी उसकी जो क्वांटिटी है वो कम भी हो रही है, ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे जा रहा है उसको, और उसमें जो है पोल्यूशन, क्योंकि आपके पास हमारी एक्टिविटीज के थ्रू ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर यानी जो लेक्स, रिवर्स, ओशन, सीज, हमारी एक्टिविटीज की वजह से वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। वाटर जो है अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन के साथ उसमें प्रेजेंट नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक केमिकल्स हमारी एक्टिविटीज से शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट पोल्यूशन। पोल्यूशन भी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और पोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंट तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं। आपके पास एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, इसी तरह के और भी बहुत से पोल्यूशन क्रिएट हो सकती हैं, जो कि हमारी ही एक्टिविटीज से जनरेट हो रही हैं। और क्लाइमेट चेंज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और बेसिकली ये भी हमारी ही एक्टिविटीज से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम इस तरह के केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जो कि अर्थ का टेम्परेचर जो है उसे इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो ये मैंने पांचों जो है उनका आपको एक ब्रीफ सी डेफिनेशन सी बता दी है, ताकि आपको इनका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं क्या जो कि हमें फेस करने पड़े।
तो अगर हम इनको कैटेगरीज में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो बेसिकली जो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज रिसोर्स डिप्लीशन, यानी हम अपने रिसोर्सेज को इतनी ज़्यादा हद तक, इतना ज़्यादा उन्हें यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि वो कमी उनकी रिसोर्सेज में कमी आ रही है। इसी तरह सेकंड कैटेगरी इज पोल्यूशन। अब वो पोल्यूशन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन वो जितनी भी फॉर्म्स हैं पोल्यूशन की, वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है हमारे पास। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो रिलेटेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज है, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उनका टेम्परेचर जब एक एरिया का चेंज हो रहा है तो वो जो उनके लिए जो सूटेबल एनवायरनमेंट है, जब उस सूटेबल एनवायरनमेंट में चेंजिंग होती हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो खत्म होने की तरफ जा रही हैं। अब हम बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि जैसे अभी भी हमने देखा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज बेसिकली कौन कौन से हैं, हम उनकी तरफ भी एक फोकस कर लेते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं। जिस तरह वाटर है, अगर ये जो है हमारे पास ख़त्म हो जाए तो हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हद तक अपनी हर एक्टिविटी के लिए हम वाटर पर डिपेंड कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो जो सब्सटेंसेस जो हैं वो हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मदद कर रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वन टाइप इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड अदर टाइप इज नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपके पास वक्त के साथ रीन्यू हो जाते हैं, यानी दोबारा बन जाते हैं। जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो कि आपके पास शॉर्ट और पीरियड ऑफ टाइम में वो नहीं बनते, बल्कि उन्हें 500 मिलियन ईयर्स बनते हैं बनने में। वो दोबारा आपके पास या तो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते, या वो बन ही नहीं सकते दोबारा। नॉन रिन्यूएबल के केस में दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो वो दोबारा से जनरेट नहीं हो सकते, या वो इतना लंबा अरसा लेते हैं दोबारा बनने के लिए कि वो 5 to 6 जनरेशन वैसे ही खत्म हो चुकी होंगी, कि उनके लिए, अगर उनके लिए स्कार्सिटी है तो वो उनको वो बिल्कुल भी नहीं, अपनी पूरी लाइफ में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत लंबा अरसे के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोबारा जनरेट होने के लिए बहुत लंबा अरसा लेते हैं। मिलियन ईयर्स में वो पीरियड होता है आपके पास। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है रिन्यूएबल, सनलाइट, कि आप सनलाइट को जितना भी यूज करें या आपके पास खत्म नहीं होती, आपके पास एनर्जी सनलाइट के थ्रू इस तरह का रिसोर्स है जो कि आपके पास अवेलेबल ही रहेगा, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसी तरह विंड, वेव एनर्जी, जो कि हम वाटर से ही ले रहे हैं, जो वाटर में वेव्स जनरेट होती हैं उनसे हम जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एक तो वो हैं जो कि खत्म नहीं हो रहे, और एक वो रिसोर्सेज हैं जो दोबारा रीन्यू हो जाते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के बाद वो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, जिस तरह टिम्बर, वाटर, सॉइल, दीज कैन बी डिस्ट्रॉयड। वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन वो दोबारा बन भी जाते हैं शॉर्ट स्पैन के बाद, छोटे से पीरियड के बाद, शॉर्ट पीरियड के बाद वो दोबारा से एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी डिप्लीटेड, ये खत्म हो सकते हैं। ऑयल, कोल एंड मिनरल्स, और ये जो है आपके पास, इनको बहुत लंबा अरसा लगता है, कोल और ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जो है मिनरल्स बहुत लंबे अरसे के बाद, फॉसिल फ्यूल्स आपकी ज़मीन में जब बहुत अरसे तक उनके ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डिफरेंट कंडीशंस जब उन पर अप्लाई होती हैं, फिर वो इन कोल और ऑयल में और नेचुरल गैस में चेंज होते हैं, और जिन्हें मिलियन ईयर्स लगते हैं दोबारा जनरेट होने में। तो एक दफ़ा अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो ये इजीली दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। और ये जो टेबल है ये बेसिकली इन्हीं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सेपरेट आउट कर रहा है, कि ये इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, और ये वाले वो रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं। रिन्यूएबल में उन्होंने बता दिया है कि सन एनर्जी है, वाटर, वुड, सॉइल एंड एयर। उसी तरह नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास मेटल्स जो कि हम जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इसी तरह नॉन मेटालिक मटेरियल सच एज सॉल्ट, सैंड एंड क्ले एंड फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास ऑयल के रिसोर्सेज, नेचुरल गैस और
कोल के रिसोर्सेज, ये सारे हमारे पास फॉसल फ्यूल्स में आते हैं क्योंकि ये फॉसल फ्यूल से ही बनते हैं। तो ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब हमने पढ़ा कि रिसोर्स हमने देख लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। फर्दर अब हम देख रहे हैं कि रिसोर्स डिप्लीट क्यों हो रहे हैं या किस तरह हो रहे हैं। Resource depletion occurs when the renewable and non-renewable natural resources become scarce due to high demand. क्योंकि हमने अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसके अलावा हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी ज़रूरियात बढ़ी हैं, हमारी नीड्स बढ़ी हैं, इसीलिए वो डिमांड बढ़ती है जब हमारे रिसोर्सेज की, तो वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द रिसोर्सेज आर बीइंग कंज्यूम्ड मच फास्टर देन इट कैन रिकवर। वो इतनी ज्यादा मिकदार में आप उसे यूज कर रहे हैं, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो क्या हो रहा है कि वो आपके पास दोबारा बनने से पहले ही आप उन्हें सारा का सारा यूज कर लेंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी है, विच इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड वाइटल फीचर ऑफ आवर प्लैनेट। ये इम्पोर्टेंट भी है और कम्प्लेक्स भी है। इट इज essentially every living thing and ecosystem that makes up the environment. बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसमें सारे लिविंग थिंग इंक्लूड हैं ये जो कि मिलकर आपके पास एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। From the tallest giraffe to the smallest microorganisms, everything plays an important role in the maintenance of our world. कि हर चीज का जो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा है, कोई भी छोटी से छोटी चीज है, उसका हर एक का अपना पार्ट है इस वर्ल्ड में जो कि अब वो प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल है, तो जिसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी एक्टिविटीज से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है, हम दरख्तों को बहुत ज्यादा उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है, डिफरेंट एनिमल की जो स्पीशीज हैं वो खतरे में आ गई हैं। बिलियंस ऑफ स्पीशीज आर गोइंग और हैव गोन एक्सटिंक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। या तो वो खत्म हो चुकी हैं या वो खत्म होने के करीब है। रिसेंट जो बायोडाइवर्सिटी डिजास्टर है वो अमेज़न फायर है, जिसमें जो अमेज़न के हमारे पास जंगलात हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया में फायर जो है वो बहुत ज़्यादा लग गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो मर गए, जल गए और उसमें सरवाइव नहीं कर सके। पोल्यूशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की एक कैटेगरी है। और पोल्यूशन है क्या? Any undesired change in the air, water, soil that adversely affects the health and survival of human and other organisms. कोई भी इस तरह का हमारे जो एयर, वाटर एंड सॉइल में कोई भी इस तरह का चेंज जो कि हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करें, हमारे सर्वाइवल को क्वेश्चन करें, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको डिस्टर्ब करें, वो हमारे पास पोल्यूशन कहलाएगी। और वो ऑब्वियसली हमारी ही एक्टिविटीज से, हमारे ही स्टेप से, हमारी ही जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में हम जो स्टेप्स ले रहे हैं उन्हीं से जनरेट हो रही है। जैसे कि पिक्चर जो है, फर्स्ट पिक्चर एयर पोल्यूशन को डिपिक्ट कर रही है कि हमारे पास जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो हमारे पास व्हीकल हैं उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, उनकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और ये जो व्हीकल्स हैं ये एयर पोल्यूशन का बायस बन रही है, टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर रही हैं और पोल्यूशन कॉज करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट है, जो कि कूड़ा क्रिकेट है, वो हम रिलीज कर देते हैं, उनका कोई प्रॉपर डंपिंग का सिस्टम नहीं है, उन्हें हम रिक्रिएशनल एरियाज में, सी के करीब, ओशंस के करीब या किसी भी वाटर बॉडी के करीब अगर हम उसे फेंक देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो वो भी पोल्यूशन कॉज करेंगे और अल्टीमेटली वो हमारे सर्वाइवल को ही क्वेश्चन करती हैं, हमारे ही एग्जिस्टेंस पे जो है वो क्वेश्चन करेंगी और हमारी ही हेल्थ को इफेक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट जो है आपके पास कैटेगरीज थी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। जैसे कि अभी हम पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो पोल्यूशन जो है हमारे पास जो जो फैक्टर्स पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। यानी वो टॉक्सिक केमिकल जो कि हम इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं और वो पोल्यूशन कॉज करने का बाइस बनते हैं, वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड टाइप इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? इस तरह के मटेरियल, इस तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल
दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेसेस, कि अगर वो कुछ अरसे तक पड़े रहेंगे तो वो खुद ब खुद उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और नेचुरल प्रोसेस और उनके अपने ही प्रोसेसेस में। और इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी एग्जांपल क्या है, फूड वेस्ट, सीवेज, लीव्स, न्यूज़पेपर, कॉटन क्लोथिंग, ये सब इस तरह के रिसोर्सेज हैं जो कि कुछ अरसे के बाद खुद ही डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर आपका किचन वेस्ट भी ज्यादा अरसे तक पड़ा रहे तो वो स्मेल देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट होता है वो क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्मेल भी देना शुरू कर देते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से आपके पास पोल्यूटेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो कि इजीली नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती। और उनमें कौन कौन से शामिल हैं पोल्यूटेंट्स, उसमें शामिल है मर्करी, लेड, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स, ग्लास, सिंथेटिक क्लोथिंग। सिंथेटिक क्लोथिंग यानी कोई इस तरह के जो कि डिटीरियोरेट ना हो वक्त के साथ इजीली, शॉर्ट पीरियड में वो आपके पास डिटीरियोरेट ना हो, तो वो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली डिग्रेडेबल से ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट्स हैं वो खतरनाक हैं, क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट में बहुत लंबे अरसे तक प्रेजेंट रहते हैं। उन्हें ईयर्स के हिसाब से टाइम लगता है डिटीरियोरेट होने में, ब्रोक डाउन होने में, और कुछ तो बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत अरसे तक वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे और बहुत अरसे तक जो है पोल्यूशन कॉज करने का सबब बनते रहेंगे।